यूनिट्स आर देयर. कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट्स आर देयर. ओके. यूनिट 1 की अगर बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट इसको कम कर लेती हूँ थोड़ा. ओके. तो यूनिट वन है, दैट इज वाउचिंग. क्या है? वाउचिंग चैप्टर है. यूनिट 1 मॉड्यूल आपका है वाउचिंग से रिलेटेड. यूनिट 2 है रिलेट टू वेरिफिकेशन. एंड यूनिट 3 है रिलेट टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके. दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4. Okay. So in this semester we have a very small syllabus. हम लोगों को बहुत ही स्मॉल सिलेबस है, तो आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल और वेरी इजी और सिंपल सिलेबस है आपको ये सेमेस्टर में. ओके. फर्स्ट यूनिट है वाउचिंग, सेकेंड यूनिट है वेरिफिकेशन, थर्ड यूनिट है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फोर्थ यूनिट है ऑडिट ऑफ कंपनीज. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ओके. Okay, so this much your syllabus for this semester. So from this syllabus we are going to start with unit number 4. Okay. नोटबुक लेके बैठना है सबको, पेन लेके बैठना है. ओके. आज की डेट लिखनी है, कौन सा यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कौन यूनिट का नाम क्या है, दैट यू हैव टू राइट डाउन. ओके. सबसे स्मॉल यूनिट, सबसे स्मॉल. 2 दिन में हमारा ये खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर में भी खत्म हो सकता है. ओके. सो बहुत ही स्मॉल है ये यूनिट. क्या नाम है यूनिट का? ऑडिट ऑफ कंपनीज. ओके. कंपनीज का ऑडिट करना है. नाम तो दिया है कि ऑडिट ऑफ कंपनीज, मतलब कंपनीज का जो ऑडिटिंग करते हैं वो. लेकिन बेसिक इसमें इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए हैं देखो. विच काइंड ऑफ टॉपिक्स आर कवर्ड. इसमें आपको बताया गया है कि ऑडिटर का राइट्स क्या क्या है, ऑडिटर्स का ड्यूटीज क्या क्या है, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, बराबर, क्या होना चाहिए मतलब. ठीक है. उसके साथ साथ ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, किस तरह से रीअपॉइंट किया जाता है, किस तरह से रिमूव किया जाता है ऑडिटर को कंपनी में से. तो इनसे रिलेटेड क्या प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर इज गिवन इन दिस यूनिट. एंड विद दैट स्पेशल ऑडिट क्या होता है और ब्रांच ऑडिट क्या होता है, इसका डिटेल शॉर्ट नोट हम लोग पढ़ने वाले हैं. बराबर. अंडरस्टैंड. कौन से पॉइंट बताए मैंने? सो फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लर्निंग. ओके. आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं. सो वी आर लर्निंग a subject of auditing. Fourth unit we are starting from today, that is audit of companies, under which we are learning the topics like rights of auditor. बराबर. ऑडिटर के राइट्स क्या है. ठीक है. कलर दिख नहीं रहा है बराबर. ओके. राइट्स ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, रीअपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, रिमूवल का भी कोई प्रोसीजर है क्या, बराबर, ये चीजें. और उसके साथ साथ स्पेशल ऑडिट क्या होता है और ब्रांच ऑडिट क्या होता है, इसका डिटेल में शॉर्ट नोट पढ़ेंगे हम लोग. ओके. चले आगे बढ़े फिर. टॉपिक सबको समझ में आ गया, हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. सो वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट्स ऑफ ऑडिटर. आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द राइट्स ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर के क्या क्या राइट्स होते हैं, बराबर. ऑडिटर को क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं, किस तरह से ऑडिटर काम करता है उन राइट्स के साथ, बराबर.
तो हम लोग राइट्स पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ ऑडिटर। सो व्हाट आर द राइट्स? राइट्स की जगह पावर वर्ड भी यूज किया जाता है। कौन सा वर्ड? पावर। ओके, पावर वर्ड यूज किया जाता है। पावर ऑफ ऑडिटर, पावर। कौन सी पावर दी गई है? पावर्स। ओके, एक बार सारे पॉइंट पढ़ो, एक बार सब लोग। तिच्या मोबाईल मध्ये दिसतच नाही, मी काय करू? हो गया सारे पॉइंट्स पढ़ के? कौन से राइट्स है, पढ़ा क्या? यस, पढ़ा सबने? 10 राइट्स लिखे हुए हैं हमने। आई होप सबको प्रॉपरली दिख रहा है। Powers, rights. Okay, so we can say that these are the statutory powers. Statutory rights are given to the auditor. Okay, first right क्या है? Right to access to the books of accounts. Right to access. Okay, मतलब क्या है कि ऑडिटर को ये हक दिया गया है कि वो जिस कंपनी का ऑडिटिंग करने जा रहा है उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो क्या कर सकता है? देख सकता है, उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो वो एक्सेस दिया हुआ है उसको। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑडिटर। ओके, किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है ऑडिटर को जब हम लोग बोलते हैं स्टैच्यूटरी पावर्स। बराबर, लीगली उसको वो पावर्स दिए गए, दैट मीन्स लीगली ही इज एलिजिबल पर्सन टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। ओके, लेकिन कौन से भी कंपनीज का नहीं, वो ऐसी कंपनीज का जिस कंपनीज का वो ऑडिटिंग करने जा रहा है। बराबर, अभी कंपनी का ऑडिटिंग करना है एबीसी कंपनी का, और वो XYZ कंपनी का अकाउंट चेक करने जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑडिटर किस कंपनी का है? एबीसी कंपनी का है। तो जिस कंपनी का वो ऑडिटर रहेगा उसी कंपनी का वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है किसी भी तरह से। अंडरस्टैंड? बाकी किसी और कंपनी का नहीं। जिस कंपनी का वो ऑडिटर है उस कंपनी का वो आसानी से बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, ये हक उसे दिया गया है। कोई भी ऑफिशियल मेंबर, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई भी एम्प्लॉय उसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने से रोक नहीं सकते। नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, एंड वॉट एवर वेयर इट इज रिकॉर्डेड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है अलग से। तो कोई कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, वहां पे मेंटेन किए जाते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में होते हैं या कोई ब्रांच में होते हैं या कहीं और होते हैं। बराबर, तो कहीं पे भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे होंगे, कहीं पे भी वाउचर्स कंपनी के मेंटेन किए हुए रहेंगे, तो वो वहां पे जाके वो चेक कर सकता है। बराबर, so the auditor is entitled to check the documents of the company from any officer. Understand? Any doubt in this point? समझ में आया सबको? Then second one, that is right to call for information and explanation. Right to call. See, right to call for information and explanation. तो इसमें क्या होता है कि ऑडिटर जब कभी किसी कंपनी में जाता है, अभी उसको तो एक्सेस मिल गया ना, उसको मिल गया कि वो बुक्स चेक कर सकता है, लेकिन बुक्स चेक करते समय अगर उसको लगता है कि कहीं पे कुछ डाउट है, ठीक है, उसको अगर कोई भी डाउट अराइज होता है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो क्या कर सकता है? कॉल आउट कर सकता है, किसी भी ऑफिसर को पूछ सकता है, अकाउंटेंट को पूछ सकता है, या वहां पे कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेगा या कोई अदर ऑफिशियल मेंबर रहेगा जिससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन रहेगा, उस पर्सन से, उस ऑफिशियल मेंबर से वो इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है, उनसे वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। बराबर,
अगर एंट्री अकाउंटेंट ने किया है, अकाउंटेंट से रिलेटेड डाउट है, तो वो अकाउंटेंट को उसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा। हाँ चलो बताओ अकाउंटेंट भाई साहब, आपने ये एंट्री कैसे किया हुआ है, कौन से बेस पे ये एंट्री किया हुआ है। तो वो इस तरह से अकाउंटेंट से भी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। अगर एक्सप्लेनेशन अकाउंटेंट से रिलेटेड नहीं है, वो ट्रांजैक्शन किसी और से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो ट्रांजैक्शन, बराबर, तो फिर वो मैनेजमेंट को जाके एक्सप्लेनेशन मांगेगा, बराबर। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ही हैज अ राइट टू कॉल आउट द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एनी ऑफिशियल मेंबर ऑफ द कंपनी। क्लियर? देन थर्ड वन, राइट ऑफ रिसीव द नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम मतलब क्या, सबको पता है एजीएम? लिख के रखो, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, तो एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है और स्टेट कर सकता है। स्टेट मतलब उसमें बात कर सकता है। अभी ये दो तीन पॉइंट है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। मीन्स द ऑडिटर हैज अ राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अगर जब कभी भी कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होता है तो उसका नोटिस, अंडरस्टैंड, उससे रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन मैटर है दैट शुड बी नोन बाय द ऑडिटर। ऑडिटर को पता होना चाहिए। सो ऑडिटर हैज अ राइट टू अटेंड द मीटिंग, auditor has a right to receive the notice of annual general meeting, auditor has a right to attend the annual general meeting, and also the auditor has a right to state मतलब right to speak in the meeting। वो अपना स्टेटमेंट बोल सकता है मीटिंग में। तो इस तरह के राइट्स उसको दिए गए हैं। सो दैट इज द राइट ऑफ द ऑडिटर, दैट ही कैन स्पीक इन द मीटिंग। अंडरस्टैंड? बट इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। लिसन, ये राइट है उसको, वो हक है कि मीटिंग में बैठ सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, मीटिंग में बोल सकता है। बट इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू टेक द पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ द मीटिंग। जो मीटिंग में डिस्कशन चल रहा है उस डिस्कशन में वो पार्टिसिपेशन अपने ड्यूटी के हिसाब से नहीं कर सकता। वो अपनी ड्यूटी नहीं मान सकता उसको, क्योंकि उसको तो हक ही दिया गया है ना कि वो मीटिंग में बोल सकता है, अटेंड कर सकता है, उसको नोटिस मिल सकती है, वो उसका हक है, उसको मिलनी ही चाहिए। उसको वो नोटिस अटेंड मतलब मीटिंग अटेंड करना उसका हक है, मीटिंग में बोलना भी उसका हक है, लेकिन वो उसकी ड्यूटी नहीं है। ये बात ध्यान दो, दोनों में डिफरेंस है। अंडरस्टैंड? गॉट इट? Then next one, that is right to visit the branches. If the main parent company is there and that company is having the branches all over India or all over the state, है ना, और in the other regions, अगर branches है company के, so the auditor can also visit that branches. Auditor उस branches को भी visit कर सकता है, ये भी हक उसे दिया गया है। And even he can check the बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ब्रांचेस ऑल्सो। ब्रांचेस का भी वो क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। मैंने आपको टॉपिक्स कवर में बताया ना, देखो ब्रांच ऑडिट हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, है ना, डिटेल में शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं। तो वही ब्रांचेस जो होती है, तो उन ब्रांचेस में वो विजिट कर सकता है, वहां के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो वो हक भी उसे दिया गया है। वहां पे उसको कोई नहीं बोल सकता कि तू तो कंपनी का ऑडिटर है, तेरे को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई उसे नहीं बोल सकता। ही कैन, क्योंकि ऑलरेडी जो लॉ है, लॉ के तहत स्टैच्यूट है, उसकी तहत ऑडिटर को ये हक दिया गया है, राइट दिया गया है कि वो ब्रांचेस में भी विजिट कर सकता है। बराबर? देन नेक्स्ट वन, दैट इज राइट टू सीक। क्या लिखा हुआ है देखो, राइट टू सीक एक्सपर्ट्स ओपिनियन। सीक मतलब लेना। ओके, तो जब कभी भी एक्सपर्ट की जरूरत होती है तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है, इवन दो द ऑडिटर इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑडिटर है ना भाई, ह्यूमन बीइंग है। अभी वो ऑडिटर है तो मुझे बताओ, उसको क्या लॉ का सब नॉलेज रहेगा क्या? उसको टेक्निकल का सब नॉलेज रहेगा क्या? अगर सीए है तो जरूरी है क्या, वो क्या कोई भगवान है जो उसको सब नॉलेज रहेगा ए टू जेड? नहीं, बराबर। उसे किसी ना किसी चीज के लिए तो एक्सपर्ट पर्सन की राय लेनी ही पड़ेगी। वो सीए है तो क्या वो वकील है क्या? वकील को जैसे सारे लॉज पता होते हैं वैसे उसको पता होंगे क्या? नहीं। तो जिस मैटर, लीगल मैटर अगर कोई कंपनी में है तो वो वकील से क्या लेगा, सलाह लेगा, बराबर।
तो उस समय वो ये हक दिया गया है कि ऑडिटर को कि आप इंडिपेंडेंटली आपको काम करना है, ठीक है, लेकिन अगर आपको जब कभी भी ऐसे एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ती है तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले सकते हो, सिर्फ ओपिनियन ले सकता है, ठीक है। अगर वकील बोलेगा कि ये ऐसा है तो वैसे के वैसे वो उसको ट्रीट नहीं करेगा, वो पहले उसके ऊपर सोचेगा, है ना, अपना दिमाग लगाएगा कि हाँ वकील ने मुझे ऐसा बोला था, फिर वो अपने सोच के बेस पे अपना रिपोर्ट देगा, वकील के सोच के बेस पे नहीं देगा, इतना समझो, ठीक है। दैट इज द राइट टू सीक द एक्सपर्ट्स ओपिनियन। गॉट इट? अभी 5 पॉइंट हो गए। एनी डाउट अप टू दिस? किसी को कुछ डाउट है पांचों पॉइंट में? Right to access to the books of accounts, right to call for information and explanation, right to receive the notice, attend the meeting or state in the meeting, right to visit the branches, and right to seek the expert's opinion. एनी डाउट किसी को पांचों पॉइंट में? तुम लोग लिख सकते हो ना, एक एक दो दो लाइन में इसका आंसर बराबर, जो भी मैं बता रही हूँ। इजी है। ऑडिटर को क्या हक दिया गया है वही देखो, पॉइंट में ही नजर आ रहा है कि उसे क्या हक दिया गया है। अंडरस्टैंड? ओके। Then next one, that is right to be indemnified. Right to be indemnified. Indemnified मतलब क्या होता है? भरपाई करके मिलना, बराबर ना, भरपाई करके मिलता है कि नहीं? अगर आप किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? भरपाई करके दे हमको, बराबर, जो भी नुकसान हुआ है भर के दे, है ना। तो वैसे ही ऑडिटर को भी वो हक दिया गया है कि वो भरपाई मांग सकता है, इंडेमनीफाइड। कैसे? अगर सपोज वॉट एवर द ऑडिटिंग इज कंडक्टेड बाय द ऑडिटर, ओके, इन द एबीसी कंपनी, okay, the shareholder of the ABC company is not satisfied with that, and the shareholder of the company has sued to the auditor, okay, तो उसको क्या किया? उसके ऊपर स्यू किया, मतलब क्या किया? लीगल केस फाइल किया, ओके, हैज फाइल्ड द लीगल केस, ओके, अगेंस्ट द ऑडिटर, कि ऑडिटर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, इस तरह से शेयर होल्डर ने बोला। फिर वो केस कोर्ट में चला गया, बराबर। लेकिन कोर्ट में ऑडिटर बहुत होशियार था, ऑडिटर ने अपना जो भी वर्किंग पेपर वगैरह जो भी काम किया हुआ था उसने सब अच्छे से सिस्टमेटिक वे से किया था, उसने सारा जो भी प्रूफ था वो कोर्ट में क्या किया? सबमिट कर दिया। तो कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में वो इनोसेंट साबित हुआ, ऑडिटर। ऑडिटर तो बोल रहा है कि देखो मैंने सारा काम मेरा बहुत अच्छे से किया हुआ है, ओके, ये इस तरह के प्रॉफिट हुआ है, इस तरह का डिविडेंड अलॉट किया गया है शेयर होल्डर्स को, जो भी मैटर है, तो उससे रिलेटेड उसने क्या किया? अपने आप को प्रूव किया, बराबर, इनोसेंट ऑडिटर ने। तो फिर अभी ऑडिटर का तो बदनामी हो गया कि नहीं, कि शेयर होल्डर ने उसके खिलाफ केस किया तो ऑडिटर का नाम बदनाम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर जब इनोसेंट होता है तो वो ऑडिटर शेयर होल्डर के खिलाफ केस कर सकता है, अंडरस्टैंड, भरपाई मांग सकता है, क्योंकि उसका इमेज डाउन हो गया ना फिर उसकी वजह से, जबकि उसने काम तो बहुत अच्छे से किया था। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? राइट टू बी इंडेमनीफाइड। तो इस तरह से आप अपनी भरपाई करवा सकते हो लीगली, उसके अगेंस्ट, इवन कंपनी के अगेंस्ट। शेयर होल्डर ने केस किया था, चलो ठीक है, कंपनी ने भी अगर ऑडिटर के खिलाफ केस किया तो फिर ऑडिटर को भी ये हक दिया गया है कि ऑडिटर भी कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है अगर वो इनोसेंट साबित होता है तो। दैट इज कॉल्ड राइट टू बी इंडेमनीफाइड। अंडरस्टैंड? Okay. Then next one, that is right to receive the remuneration. Yes, of course. Auditor is an employee of the company. कौन है auditor? Employee of the company. Okay, हमने पहले ही auditor is the employee of the company. तो auditor independently काम करता है, तो obviously the auditor should get the remuneration. उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। When the auditor is serving or rendering the services to the company, then it is the duty of the company to provide the remuneration to the auditor, because the auditor is not doing any kind of a work as a free of cost for the company. वो free of cost के लिए काम करता है क्या? नहीं, फॉर द रेमुनरेशन, पैसों के लिए काम करता है, ऑडिट फीस के लिए काम करता है। सो ऑडिटर हैज अ राइट टू रिसीव द रेमुनरेशन एज पर द प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रेमुनरेशन के लिए प्रिस्क्राइब किए गए, अकॉर्डिंग टू दैट प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस, द ऑडिटर हैज अ राइट टू रिसीव द रेमुनरेशन।
ओके। देन राइट टू रिप्रेजेंटेशन, क्या होता है राइट टू रिप्रेजेंटेशन? ऑडिटर हैज अ राइट, ऑडिटर को क्या है, राइट है कि वो अपने आप को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। चाहे वो रिटायर्ड ऑडिटर हो या कोई भी रेगुलर ऑडिटर हो, अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज लगाया जाता है, अगर नॉर्मल ऑडिटर है उसके ऊपर अगर कोई भी चार्ज लगाया जाता है, तो वो अपने आप को साबित करने के लिए वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है मीटिंग में। अंडरस्टैंड? जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा या शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा ना, तो वहां पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। गॉट इट? मतलब अपने आप को वो इनोसेंट प्रूव करा सकता है। वैसे ही सेम इन केस ऑफ अ रिटायरिंग ऑडिटर, अगर सपोज कोई ऑडिटर रिटायर हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका ऐसा मन है कि अभी भी मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, मैं और थोड़ा काम कर सकता हूँ, और रिटायरिंग ऑडिटर और काम करना चाहता है एज अ ऑडिटर इन द सेम कंपनी, देन ऑल्सो द ऑडिटर कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। वो अपने आप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने इन अ राइटिंग और इन अ मीटिंग। ठीक है, राइटिंग में वो क्या करेगा, लिख के देगा, आई एम विलिंग टू वर्क विद द कंपनी फॉर अदर 5 years ऑल्सो, फॉर अदर 2 years, फॉर अदर 3 years, इस तरह से। तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। गॉट इट? देन नेक्स्ट वन दैट इज राइट टू लीन। ये क्या है, लीन है, राइट टू लीन। लीन मतलब, लीन का दूसरा मीनिंग होता है दैट इज द क्लेम और चार्ज, यू कैन से। ओके, तो राइट टू लीन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लॉ वगैरह रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी और के प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं ना, क्लेम कर सकते हैं। यस और नो? जो भी दूसरे ने काम किया हुआ है उसके लिए, अगर किसी और का काम किया हुआ है, मैं बोलूंगी नहीं नहीं मैंने काम किया है वो, लेकिन किया किसने है, किसी और ने किया हुआ है, बराबर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ऑडिटर को राइट दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग पेपर्स होता है, वो वर्किंग पेपर्स जो डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर बनाता है, बराबर, दैट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बिलोंग टू द ऑडिटर। अंडरस्टैंड? एक्चुअली इट शुड बी बिलोंग टू द कंपनी, बराबर? क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। अगर कंपनी अपने डॉक्यूमेंट ऑडिटर को दे देगी, तो ऑडिटर तो बाहर वाला है ना, बराबर? ऑडिटर कौन है, बाहर वाला है, एक्सटर्नल है। तो इसका मतलब हमारा कंपनी का सीक्रेट तो बाहर चला गया। यस और नो? तो इस तरह से कंपनी क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है कि जो डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर को दिए जा रहे हैं दैट शुड बी इन अ कस्टडी ऑफ कंपनी। बट इसीलिए वो ये हक दिया गया है ऑडिटर को कि ऑडिटर हैज अ राइट टू claim for the working papers because the working papers are prepared by the company, even though it is a property of a company. But the auditor should also have some kind of a proof for whatever the work he has done. अंडरस्टैंड? जो उसने काम किया है उसके लिए भी तो उसके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, और वो प्रूफ उसके पास होता है इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग पेपर्स। सो इट इज द राइट गिवन टू द auditor that he can claim for the working papers, right to lien. Understand? So he can, auditor can use this lien, है ना? Auditor can use this right of lien on the books, on the documents, okay, whatever prepared by the auditor, okay, from the client, ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रख रहा है, तो कंपनी उसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेगी। कंपनी बोलेगी कि अरे हाँ भाई तू वर्किंग पेपर्स लेके जा रहा है तो इसका 10,000 दे के जा, ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टैंड? फ्री ऑफ चार्ज वो डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर के पास ही रहेंगे। ये राइट टू लीन दिया गया है। ओके, so working papers are the property of the auditor according to this right. ओके, लॉ ने बोला है कि ऑडिटर का उसके ऊपर पूरा हक रहेगा वर्किंग पेपर्स के ऊपर। गॉट इट? देन लास्ट वन दैट इज राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। यस ऑफ कोर्स द ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयरिंग बाय द ऑडिटर अंडर सेक्शन 143, बराबर? अंडर सेक्शन 143 के हिसाब से ऑडिटर क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है। अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2,
Audit report is prepared by the auditor. Okay, so that is the expression of opinion of the auditor in a writing format, whether the financial statements are true and fair or not. Okay, so obviously that is the right of the auditor. ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा काम ऑडिटर ने किया और वो नीचे मैनेजमेंट साइन करेगा, चलेगा क्या? क्योंकि हमें और आपको सबको पता है कि जो साइन करता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, बराबर? यस और नो? कहीं पे भी अगर आप साइन करते हो, पेपर चाहे कुछ भी हो, आपने साइन किया है मतलब आप चार्जेबल हो, उसके लिए आप क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो. So it is the right given to the auditor that whatever the report is prepared by the auditor, okay, on the work done by the auditor of the company, that should be signed by the auditor only. Okay. But in case of partnership firm अगर बात करेंगे तो in case of partnership firm, the audit report is signed by the partners. अंडरस्टैंड? चार्टर्ड अकाउंटेंट का पार्टनरशिप फर्म होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप फर्म होता है ना, तो उसमें से कोई भी पार्टनर साइन कर सकता है. गॉट इट? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. एनी डाउट इन दिस? एक बार पढ़ो सारे राइट्स, कौन से राइट्स बताए और आपको क्या क्या समझ में आया उसमें. हो गया पढ़ के? नो डाउट? सबको समझ में आ गया? किसी भी पॉइंट में डाउट नहीं है? सोच लो, डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है इसका मतलब सबको समझ में आ गया मैंने क्या क्या बोला और ऑडिटर के क्या क्या राइट्स है, और आप उसको दो दो लाइन में लिख सकते हो. आफ्टर लेक्चर यू हैव टू राइट डाउन दिस नोट्स. ओके, डे टू डे you have to write down the notes in a 2 lines. Yes. 9 लिखा है? अच्छा, गलती से लिखा है, ठीक है. Okay, so we will move further on the duties. अभी क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा? राइट्स पढ़े, बराबर. पावर्स पढ़ा कि कौन सा पावर्स ऑडिटर को दिया जाता है. उसके साथ साथ ड्यूटीज भी होती है ऑडिटर की, खुद की अपनी क्या होती है? ड्यूटीज होती है. दैट ऑडिटर हैज टू फुलफिल. ऑडिटर ने अपना काम करना चाहिए, बराबर ना. ड्यूटीज क्या है आपकी? आपको राइट्स तो दिए गए, अभी राइट्स देखा ना हमने, बहुत सारे राइट्स दिए गए, लेकिन वो राइट्स के साथ साथ आपका खुद का भी ड्यूटी क्या है, बराबर. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओके, सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट, duty to carry out the work skillfully. Whatever the skills you are having, with that skills, okay, knowledge, with that skills, with that knowledge, you have to carry out the work with the सिंसियर मैनर. अंडरस्टैंड? क्या करना है आपको? सिंसियर मैनर में आपका काम करना है, केयरफुली आपको काम करना है, स्किलफुली आपको काम करना है, बराबर. Whatever the books of accounts are given, according to that systematically you have to conduct the वर्क. ऑडिट वर्क आपको वो सिस्टमेटिकली कंडक्ट करना है. आपका जो भी नॉलेज है, आपका जो भी स्किल है, आपकी जो भी कॉम्पिटेंट एबिलिटी है, वो यूज करके एज अ ऑडिटर यू हैव टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द कंपनी. Okay, then second one, duty to verify the financial records. Yes, of course, it is the duty, it is the responsibility of the auditor to check the trading and P&L account, to check the balance sheet, है ना.
very carefully and systematically to check the other financial statements which are prepared by the company, to check the explanatory notes which are prepared by the company after the balance sheet, है ना, जो भी नोट्स बनाए हुए हैं रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, दैट शुड बी चेक बाय द ऑडिटर इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर. Okay, he has to verify each and everything from the financial record. फाइनेंशियल रिकॉर्ड में उसने क्या करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग चेक करना चाहिए. दैट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर. ओके, देन ड्यूटी टू रिपोर्ट. यस ऑफ कोर्स, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना ये उसको हक दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ उसका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है, ही हैज टू प्रिपेयर द रिपोर्ट. Understand? He has to give the report. Auditor has to give the report under section 143 subsection 2 to the shareholders. Okay, to the company management जो भी है उनको, to the person who appointed him, जिस person ने भी उसको अपॉइंट किया है उसको वो रिपोर्ट बना के देगा अंडर सेक्शन 143. अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 के अंडर वो अपना रिपोर्ट देगा गवर्नमेंट को. बराबर. वेदर क्या रिपोर्ट देगा, his duty is to give the report about whether the financial statement provided by the company are true and fair or not. है ना, जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ये बताना काम किसका है, ऑडिटर का है. एंड दैट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रोवाइड द रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Okay. The next one, duty to make enquiries under section 227 subsection 1A. क्या है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वॉट एवर द ऑडिट इज कंडक्टिंग बाय द ऑडिटर, okay, at that process, at that time or during that auditing process, whatever the doubts are created in the mind of the auditor, okay, according to that the auditor should make the enquiries. बराबर. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि वो किसी से भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, तो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, ठीक है, ये हक है. अरे लेकिन उस हक को आपको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर पर्सन यू शुड एनक्वायर फर्स्ट ना. जब तक आप इंक्वायरी नहीं करोगे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा क्या, नहीं होगा. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू मेक द enquiries रिगार्डिंग द फाइनेंशियल record under section 227 1A, subsection 1A. Okay. Then next one, that is duty to certify the statutory report under section 165. अंडर सेक्शन 165 में ऑडिटर क्या बोलेगा, अंडर सेक्शन 165 में ऑडिटर ये बोल रहा है कि whenever the company is preparing the क्या बोलते हैं उसको, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जब कभी भी क्या करती है कंपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाती है, एट दैट टाइम it is the duty of the auditor to certify that statutory report. उस रिपोर्ट को क्या करना है, उसको सर्टिफाई करना है. जैसे कि अभी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कैसे बोलेंगे, जिसे हम लोग, जब देखो स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी क्या करती है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड करती है ना, अलॉटमेंट होता है. तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स कैश पे अलॉट करती है. यस और नो, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी फॉर कैश, या फिर अदर देन द कैश, किसी कंसिडरेशन में, किसी काइंड में, अगर वो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करती है तो उसका रिपोर्ट बनता है कि नहीं. तो वो जो रिपोर्ट बनाया जाएगा वो लीगल रिपोर्ट रहेगा ना, बराबर, लीगल रिपोर्ट रहेगा, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट बोलते हैं जिसे, फिर वो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट रहेगा. बराबर. तो उससे रिलेटेड जो भी रिसिप्ट है, पेमेंट है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट बनाया जाएगा. तो ये स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स होते हैं. तो इन रिपोर्ट्स को ऑडिटर क्या कर रहा है, चेकिंग करके, वेरीफाई करके सर्टिफाई करता है whether that reports which are prepared by the company regarding the allotment of shares of the company are true and fair or not. सच में ऐसा किया गया है कि नहीं, ये ऑडिटर फिर सर्टिफाई करता है. तो ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऐसा अगर कोई रिपोर्ट बनाया गया है स्टैच्यूटरी, तो उसे वो चेक करके, वेरीफाई करके सर्टिफाई करेगा. ओके, अंडर सेक्शन 165. The next one is that is duty to certify the profit and loss account and other details in the prospectus.
अंडर सेक्शन 56। क्या ड्यूटी है ऑडिटर का? ऑडिटर का ये ड्यूटी है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बराबर, तो उसको सर्टिफाई करेगा। वो तो वेरीफाई करेगा ही ना, उसको चेक करेगा, सर्टिफाई करेगा, बराबर। लेकिन उसके साथ साथ जब कभी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपनी, जब एग्जिस्टिंग कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, नया प्रोस्पेक्टस बीच में ही इशू करिए, देखो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बराबर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, लेकिन किसके लिए इशू कर रही है? फॉर द इशूइंग ऑफ फ्रेश शेयर्स। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है नया, क्योंकि कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, बराबर। Understand? So it is very important that such kind of prospectus should include the statement of profit and loss account. तो जब कंपनी अपने नए शेयर्स इशू करने जाती है, तब एग्जिस्टिंग कंपनी जब अपने नए शेयर्स इशू करने जाती है, तो उस टाइम पे जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, तो उस प्रोस्पेक्टस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और यही बात ऑडिटर चेक करेगा कि जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू कर रही है उसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है। अंडरस्टैंड? यस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स ही है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? स्पेसिफाई किया है ना, तो स्पेसिफाई किया है तो यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट की बात नहीं करेंगे। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आप बोल सकते हो यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, वो तो मैंने एक शेयर अलॉटमेंट का एग्जाम्पल बता दिया, बराबर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे, क्योंकि स्पेसिफाई किया गया है कि ऑडिटर क्या सर्टिफाई करने वाला है, बराबर। So it is the duty of the auditor to certify whether the prospectus is issued for the fresh issue, then the profit and loss account statement is mentioned in the prospectus or not. This is going to be checked by the auditor. Clear? Any doubt in this point? हो गया? Then next one, that is the duty to help the investigator. Duty to help the investigator. Section 249. Okay, duty to help the investigator. As a auditor, it is the duty of the auditor to help the investigator. Investigator कौन होता है? Investigator is the third person. Okay, it is the outsider person who is appointed by the shareholders or a central government, है कि नहीं? Outsiders for the investigation purpose. So whenever the investigator is coming in the company, at that time, if he needs the help, okay, investigator needs a help, then the auditor, it is the duty of the auditor to help him. तो ये ऑडिटर का ड्यूटी होता है कि वो इन्वेस्टर को हेल्प करे इन एवरी पॉसिबल मैनर, जैसे भी पॉसिबल हो वैसे हेल्प करनी चाहिए, तो ये ऑडिटर का ड्यूटी होता है। ओके, और ऑडिटर का ड्यूटी क्या है? बेसिक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, integrity, objectivity and independence. Yes, so this is also the duty of the auditor to work with the integrity, objectivity and independence. मतलब क्या? The auditor should work with the honestly, sincerely, okay, and also he should not get influenced from any person, whether he is a management or any other person, and he should not allow any kind of a partiality. Okay, he should not allow any kind of a partiality in his work, okay, or on his objectivity or sincerity. So that is the duty of the auditor, to work with sincerely, honestly, okay, and objectively and independently. Then next one, that is duty to maintain the confidentiality. देखो, this is also the principle. You all know these 2 points. So this is the duty of the auditor. Auditor का duty क्या है? Auditor का responsibility क्या है? To maintain the confidentiality. He should not disclose the information of the company with the third person.
Understand? He should not disclose the any confidential information of the company to the competitor of the company, to the third person of the company. Understand? He should maintain the confidentiality. उसने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए. ये दोनों पॉइंट सबको पता है. आठवां और नौवां प्रिंसिपल के बेस पे ही है वो. देन ड्यूटी टू एंश्योर कंप्लायंस विद कंपनी एक्ट 1956 और 2013. अभी नया एक्ट है, दैट इज द 2013 ही यूज करते हैं मोस्टली हम लोग. सो नॉर्मली 2013. ठीक है. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर that he should give the assurance or he should ensure that, okay, किसको ensure करेगा वो? He should ensure to the company that whatever the provisions are given in the Companies Act 2013, okay, have been properly complied with. मतलब कि जो भी कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हुए हैं, सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारे के सारे लेजर्स वगैरह जो भी बुक्स मेंटेन किए हुए हैं, दैट ऑल आर कंप्लाइंग विद द कंपनीज एक्ट 2013. बराबर. सो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही बनाए गए हैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दैट इज ओके. सो एनी डाउट अप टू दिस? 10 पॉइंट्स में किसी को डाउट है अभी? यहाँ पे रीड करो सारे पॉइंट्स. एनी डाउट इन एनी पॉइंट? रीड करो सारे पॉइंट. सब लोग सुन रहे हैं आई होप. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन. मैम 10 नंबर पॉइंट, 10th नंबर पॉइंट देखो ध्यान से पढ़ो. क्या है? ड्यूटी टू एंश्योर, मतलब एश्योर भी बोल सकते हो. ऑडिटर ड्यूटी इज टू एश्योर टू द कंपनी दैट कंपनी ने जो भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाए हुए हैं. दैट इज okay. So it is the duty of the auditor to ensure the compliance of the Companies Act 2013. Okay. That means whatever the accounts, yes, according to Companies Act 2013. Companies के act होते हैं ना बेटा. Companies Act 1956 पता है? Companies Act 1956 वैसे ही ये उसका amendment advance act है Companies Act 2013. तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही जो भी अमेंडमेंट्स है या जो भी प्रोसेस बताई गई है एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाए गए हैं, ऐसा ऑडिटर एश्योर करेगा कंपनी को चेकिंग करने के बाद. तो ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. बराबर. अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अकाउंट्स नहीं बनाए गए तो वो सीधे सीधे बोल देगा कि नहीं बनाए हैं, इसका मतलब अकाउंट्स गलत है. क्योंकि हमें कंपनीज एक्ट फॉलो करना चाहिए कंपनीज अकाउंट बनाने के लिए, पता है ना. 11th 12th में हमने पढ़ा है. ओके नम्रता, जो भी अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाने चाहिए. ओके. तो वही वो ऑडिटर क्या करेगा, ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बताएगा कि कंपनी ने अकाउंट्स उस पर्टिकुलर कंपनी के एक्ट के हिसाब से बनाए हैं या नहीं बनाए. दैट्स इट. ये उसका ड्यूटी होता है. अच्छा 6th पॉइंट में बोल रहे हैं सब लोग. 6th पॉइंट में मैंने क्या बोला बेटा? ड्यूटी टू सर्टिफाई. ओके. ड्यूटी टू सर्टिफाई अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वो क्या करेगा? सर्टिफाई करेगा एग्जिस्टिंग कंपनी का जो भी है. बराबर. मतलब वेरीफाई करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. गॉट इट? देन एंड अदर डिटेल्स इन अ प्रोस्पेक्टस. अदर डिटेल्स इन अ प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टस की बात चल रही है, तो प्रोस्पेक्टस कंपनी देखो जब नई चालू होती है तभी क्या करता है कंपनी? नई नई कंपनी होती है तो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी ना. जैसे आप कॉलेज में नए नए आए थे देखो, 11th में या फिर FY में नए नए आए थे तो आपको प्रोस्पेक्टस मिला था. बराबर. अभी आप ऑनलाइन आए थे तो ऑनलाइन नहीं मिला था, लेकिन
जब भी कहीं कॉलेज में जाते हो, आपने देखो 11th में एडमिशन लिया रहेगा तो आपको मिला रहेगा ना प्रोस्पेक्टस। उसमें क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है कॉलेज की। तो सेम वैसे ही कंपनी का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, हिस्ट्री होता है, बैकग्राउंड होता है उसका। ओके, कंपनी कौन से शेयर्स इश्यू कर रही है और कितने अमाउंट तक कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। ठीक है। तो ये जो प्रोस्पेक्टस होता है, दैट प्रोस्पेक्टस को भी चेक करना ऑडिटर का ड्यूटी होता है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू चेक द डिटेल्स इन द प्रोस्पेक्टस ऑल्सो। और मैंने जो एग्जांपल बताया वो बताया कि अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो फिर से अपना नया प्रोस्पेक्टस बना रही है, बराबर। नया प्रोस्पेक्टस क्यों बना रही है, फिर से प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रही है क्योंकि नए शेयर्स इश्यू कर रही है, बराबर। तो नए शेयर्स इश्यू करने के लिए जो पुराना प्रोस्पेक्टस था वही इश्यू करेगी क्या? नहीं। जब नए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तब का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटस रहेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए। तो वो मेंशन किया हुआ है कि नहीं कंपनी ने, ये चेक करेगा ऑडिटर। ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है चेक करना, बराबर। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। नाउ गॉट इट? जिन्होंने भी 6 पॉइंट पूछा था, क्लियर हुआ सबको? अभी भी डाउट है किसी को? नहीं ना? चलो ठीक है। तो इन दोनों राइट्स और ड्यूटीज का मैं पिक डाल देती हूँ ग्रुप में। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों का दो दो लाइंस में एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओके, दो दो लाइन से ज्यादा हो गया तो भी चलेगा। ओके, नो इश्यूज। आपको कितना समझ में आ रहा है वो पता चलेगा और आपका नोट्स भी बन के रेडी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? जो मैं बताऊंगी उसी हिसाब से आपको आपका नोट्स बनाना है। तो इस तरह से जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे नोट्स बनाओ तो एग्जाम के लिए आसानी होगी आप लोगों को। ठीक है, फिर एग्जाम के टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास सारा डेटा है तो। ओके, चलो ठीक है फिर। सो फॉर द डे वी विल स्टॉप हियर नाउ। ओके, दो क्वेश्चंस हो गए, अभी और ज्यादा करेंगे तो वो बाउंसिंग हो जाएगा। तब तक तुम लोग ये दोनों पॉइंट्स को रिकलेक्ट करने की कोशिश